ताबीर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वरासत में मिले मसाइल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। गुज़श्ता 10 बरसों में पाकिस्तान पर कर्जों का बेइंतहा बोझ पड़ा। मुश्किल वक्त में हट कर फैसले करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कतर के साथ आज एक नया मुआहिदा साइन किया। पुराने कॉन्ट्रैक्ट में $300 अरब की बचत होगी। हमारे पास दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करो, लेकिन ये हमारे जो 10 साल, जो डेकेड ऑफ डार्कनेस जिसे हम कहते हैं, 10 अंधेरे साल, उनमें जो कर्जे चढ़े हुए हैं और जिस तरह की इकोनॉमी की मिसमैनेजमेंट हुई, उससे हुआ क्या? दो चीजें। एक, हमारा बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट की वजह से कर्जे, और दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब ये कि हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना बड़ा खसारा हो गया था कि उसके लिए बाहर से कर्जे भी लेने पड़े, फॉरेन लोन्स, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी गिर गए। उनके गिरने से हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ा और रुपए ने गिरना था। यानी जब डॉलर की कमी होगी तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया नीचे आ जाएगा। तो जब रुपया नीचे आया तो महंगाई हो गई। तो ये हमें विरासत में मिले थे। अब इन दो मसलों से हमने निकलना कैसे है? सबसे पहले अपनी आमदनी बढ़ानी है। खर्चे कम कर रहे हैं, हमने किए हैं, लेकिन जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी हम ना अपने खर्चे मीट कर सकते हैं, और जो कर्जों की किस्तें देनी है ना हम वो कर्जों की किस्तें दे सकते हैं, क्योंकि हर साल कर्जों की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएशन जनरेट करना है कि अपनी दौलत बढ़ाएं ताकि हमारे पास कर्जे वापस करने के लिए कुव्वत हो। लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पहले फेज में 1300 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मियां होंगी। मंसूबे के तहत शजरकारी को खसूसी अहमियत हासिल होगी। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मंसूबा 3 मराहल में मुकम्मल किया जाएगा और यह मजमूई तौर पर 300 एकड़ अराजी पर बनेगा। पहला फेज 128 एकड़ पर मुश्तमिल होगा और पहले फेज की ज़मीन वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग स्कूल के लिए मुख्तस थी, लेकिन अब इसे अर्बन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पहले फेज में तकरीबन 1300 अरब रुपए की बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी होगी। पहले फेज में कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कायम किया जाएगा, दूसरे फेज में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट और तीसरे फेज में रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट कायम होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट में हाई राइज बिल्डिंग बनेगी। मंसूबे का डिज़ाइन लाहौर की सकाफत का आईनादार होगा और लाहौर के तारीखी दरवाज़ों के तर्ज पर प्रोजेक्ट की दाखिली व खारजी रास्तों को तामीर किया जाएगा। इमारतों के रूफ टॉप पर दरख्त और पौधे लगाकर माहौल दोस्त इक़दाम उठाए जाएंगे। मंसूबे के हवाले से शजरकारी को खसूसी अहमियत हासिल होगी। यहाँ कमर्शियल एरिया, कारपोरेट ऑफिस, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, होटल्स, IT एंड ट्रेड टावर्स, बैंक, शॉपिंग मॉल्स कायम होंगी। पार्क्स और ग्रीन एरियाज के साथ हेल्थ क्लब, यूटिलिटी सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी कायम की जाएंगी। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का अजीम शान मनसूबा एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है जो कि देरपा और ठोस फवायद का हामिल होगा, क्योंकि इस मनसूबे से रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे और इस मनसूबे से इंसानी वसाइल की पायदार तरक्की मुमकिन होगी। माजी में लाहौर समेत बाज़ शहरों में ऐसे मनसूबे शुरू किए गए कि जिनका खमियाजा न सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमत को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। इन मनसूबों को बगैर प्लानिंग और तरजीहात का तयन किए आगाज़ किया गया, जिससे हुकूमत के वसाइल पर बेपनाह माली बोझ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG मुआहदा तय पा गया। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। मुआवन खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने बताया कि कतर के साथ LNG का 10 साल मुआहदा किया गया। कीमत के हवाले से 4 साल बाद मुआहदे की तजदीद हो सकती है। महंगाई LNG के मुआहदों को 31% सस्ते मुआहदों से बदला भी जा सकता है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG मुआहदा तय पा गया। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा।
मुआवन खसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने बताया कि कतर के साथ LNG का 10 साल मुआहदा किया है। कीमत के हवाले से 4 साल बाद मुआहदे की तजदीद हो सकती है। महंगी LNG के मुआहदों को 31% सस्ते मुआहदों से बदल रहे हैं। यकम मार्च से पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे, डीजल 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। आगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को समरी इरसाल कर दी। मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा बनेगा। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। यकम मार्च से पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे, डीजल 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। अब पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा नहीं है। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे मुश्किल FATF प्लान मिला। 90% शराइत पर अमल दरामद किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि 27 में से 24 निकात पर अमल दरामद में कामयाब। 3 निकात पर अमल करने के लिए 4 माह की मोहलत मिली है। भारत FATF को मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में नाकाम रहा। जो है वो सारी दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनकी सेफ गार्ड्स को चेक करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के। इसके अंदर कोई वेस्ट के ममालिक भी हैं जो ग्रे लिस्टों में रह चुके हैं और अभी भी हैं। बहामाज रह चुका है, केमन आइलैंड्स रह चुके हैं, पनामा ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, आइसलैंड जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, अल्बानिया ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है। ये ममालिक ऐसे तो एक अक्रॉस द बोर्ड उनका एक स्पेक्ट्रम है, और जैसे जैसे ममालिक अपनी रिस्क सिनारियो और रिस्क इकोसिस्टम के हवाले से हर कंट्री को गेज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आइसलैंड का वो पैरामीटर नहीं होएगा जो पाकिस्तान का होएगा जब टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात होगी। इसी तरह शायद मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमारा वो रिस्क असेसमेंट ना हो जो बहामास की या पनामा की या केमन आइलैंड्स की होगी, तो ये एक हर जो नकात है उसको जांचा जाता है मुल्क की रिस्क असेसमेंट के हवाले से। और क्योंकि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रिकग्नाइज किया गया तो तब ही तो हमें 2 साल के अंदर जहां हम 1 कंप्लाइंट थे 27 में से, आज हम 24 कंप्लाइंट हैं 27 के अंदर से। और एक मैं समझता हूँ कि इन निकात में जब हम कंप्लाइंट करेंगे, कंप्लाइंस हासिल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचेगा। हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होएगी, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा सिक्योर होएगा, हमारे मुल्क में टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है उसका जो एक मेनस है उसके अंदर जो है वो बड़ी खतरनाक। अल्लाह के फजल से भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, कहा कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। 27 में से 24 पॉइंट स्कोर कर लिया है। DGMOs का राबिता मुस्बत कदम है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF और सीज फायर मुआहदे के हवाले से अपने बयान में कहा कि FATF 27 में से 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद में मोतरफ है। रवां साल जून तक बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये इकदामात सिर्फ FATF के लिए नहीं बल्कि अपने कौमी मकासद में किए हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। FATF इजलास में 13 ममालिक ने पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। सिंध असम्बली में हुकूमती और PTI अरकान में झगड़ा, एक दूसरे को धक्के और हाथापाई। खुर्रमशेर जमान और मुकेश कुमार चावला के दरमियान गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर आका सिराज दुरानी ऐवान के खराब माहौल से तंग, कहा टेक्नोलॉजी के वजीर तमाम अरकान को चुप करा कर लगाकर कंट्रोल इन्हें दे दें। सिंध असम्बली में हुकूमती और PTI अरकान में झगड़ा हुआ, एक दूसरे के धक्के और हाथापाई की गई। खुर्रमशेर जमान और मुकेश कुमार चावला के दरमियान गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल भी हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुआशी दहशतगर्द अपोजिशन से डरते हैं। ये जब तक कब्र में नहीं भेजते इनकी करप्शन बेनिकाब करते रहेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि सईद गनी की गुफ्तगू से साबित हो गया वो वजीर तालीम नहीं ज़ेर तालीम है। जेल में तशद्दुद हुआ तो कंधे में दर्द हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, मुझे ऐसा लगा कि दिल की तकलीफ है, मुझे तकलीफ देने के लिए AC बंद कर दिया गया, चाहे दोबारा जेल भेज दें, किसी से मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। हलीम आदिल शेख का कहना था कि कल मेरी तकरीर से पहले वजीर आला तकरीर करके रफू चक्कर हो गए। मैं उछल उछल कर तकरीर करूंगा क्योंकि मेरे उछलने से ही आपको तकलीफ है। मुझ पर जाली नौकरियां देने और अरबों रुपए की करप्शन का केस नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस गुलाम बन चुकी है। सिंध पुलिस में काली भेड़े नहीं काले भेड़िए हैं। माहौल बनाया हुआ था तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, रीच को एक बांध के
اس کے اوپر اندرون سندھ کے مختلف ضلع میں، کراچی میں بھی مختلف ضلع میں ان پہ کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو کل کا جو اسمبلی کا ماحول تھا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں ایک اپوزیشن لیڈر ہوں، اور کل میں بتاؤں میری جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، وہ بات یہاں سے ہو رہی ہے، اندر تو ہو نہیں سکتی. اسمبلی میں کل نئی روایت رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس اسمبلی سے سندھ کی عوام کی بھلائی کے لیے ہم کوئی قانون سازی کریں. اس اسمبلی سے ہم کوئی اچھا میسج دیں سندھ کے غریب عوام کو. اس اسمبلی سے ہم کوئی وہ بات کریں کہ ہم ان کے نمائندے ہیں. اس اسمبلی سے ہم آپس میں یہ میسج نہ جائے کہ ایوان مچھلی بازار بن گیا، ایوان یہ بن گیا. اس سے پہلے اگر اس ناظرف اعلیٰ میں، اس کم ظرف اعلیٰ میں، اس کرپٹ اعلیٰ میں، اس ڈاکو اعلیٰ میں، اس چور اعلیٰ میں تھوڑی سی بھی اگر انسانیت ہوتی تو کل قائد حزب اختلاف کا پہلا دن تھا. ارے ایک بندھے ہوئے شخص سے، ایک پکڑے ہوئے شخص سے، بقول آپ کے سیاسی دہشت گرد سے آپ معاشی دہشت گرد، پیپلز پارٹی کے معاشی دہشت گرد اتنا ڈرتے ہو کہ آپ نے مجھے پہلے اے پی سی لیٹ کرائی، آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ 2 منٹ کی دعا کرائی، اس کے بعد آپ حلیم عادل شیخ کے آنے سے پہلے آپ اپنی خطاب کر کے رفو چکر ہو گئے، مفرور ہو گئے، بھاگ گئے. وزیر اعلیٰ صاحب ایسا کیا خوف ہے؟ میں بولتا ہی تو ہوں، میں بے نقاب ہی تو کرتا ہوں. میں نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں کون سا دہشت گرد مارا گیا، آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. دہشت گرد کمانڈر نورستان ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد نورستان 50 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے میں ملوث تھا. وزیرستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اور بارودی سرنگیں بنانے کا بھی ماہر تھا. آئی ایس پی آر کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. دہشت گرد کمانڈر نورستان ہلاک ہو گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد نورستان 50 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے میں ملوث تھا. وزیرستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اور بارودی سرنگیں بنانے کا بھی ماہر تھا. منی لانڈرنگ کیس. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی رہائی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. 2 رکنی بینچ نے 24 فروری کو ہارڈ شپ بنیاد پر درخواست ضمانت منظور کی تھی. عدالت نے اپنے تحریری فیصلہ میں لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے آرڈر شیٹ سے لگتا ہے کہ درخواست گزاران ہر پیشی پر موجود ہوتے ہیں. اگر کبھی وکیل نہ ہو تو اس کا قصوروار درخواست گزار نہیں ہوتا. وکلا کی احتساب عدالت میں عدم حاضری ہائی کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ میں پیشی کے باعث ہوئی. تحریری حکم میں مزید کہا گیا کہ حمزہ شہباز کیس کے مرکزی ملزم نہیں ہیں. حمزہ شہباز کا کیس شہباز شریف کے برابر نہیں. شہباز شریف پہلے ہی سلاخوں کے پیچھے ہیں. عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان کو پروسیکیوشن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، جبکہ ملزمان کے غیر معینہ وقت تک جیل میں گلنے سڑنے بھی نہیں دے سکتے. عدالت نے حمزہ شہباز کو 1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مشلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے. سپریم کورٹ نے انتظامیہ کو اسلام آباد کچہری میں وکلا چیمبرز گرانے سے روک دیا. عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹسز بھی جاری کر دیے. آئندہ سماعت تک کارروائی نہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وکلا کے غیر قانونی چیمبرز گرانے کے حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کی. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ روسٹرم سے پیچھے ہٹ جائیں. سب لوگ آگے کیوں آ گئے؟ کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ ہم وکلا کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی وکیل رہ چکے ہیں. یہ کام کبھی نہیں کریں گے جہاں کچھ وکیل اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ الٹا بولتے اور کرتے ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ وکلا اپنی عزت و تقریم پر سمجھوتا نہ کریں. ہم بھی خود کو وکلا کا حصہ سمجھتے ہیں. وکلا عدالتوں کے لیے جیسی گفتگو کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جہاں 4 وکیل جمع ہو، مائکروفون اٹھا کر تقریریں شروع کر دیں. وکلا عدلیہ کا حصہ ہو کر اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے. پبلک اراضی پر چیمبرز بنانے کا کوئی جواز نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ فٹ بال گراؤنڈ پر 3 منزلہ چیمبرز تعمیر کیے گئے. چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ چیمبرز وکلا کی ذاتی ملکیت تصور ہوتے ہیں. بار ایسوسی ایشن کو چیمبرز لیز پر دینے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ پبلک کی زمین پر چیمبرز بنانے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ملک میں کہیں بھی گراؤنڈ میں چیمبرز نہیں بنے. جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ وکلا چیمبرز کے لیے 5 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے.
تو دوسری جانب سینٹ ویڈیو لیک سکینڈل کم ووٹوں کے باوجود منتخب سینیٹرز حکومتی کمیٹی میں طلب، ممبران اسمبلی کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ سینیٹر ویڈیو لیک سکینڈل پر حکومتی کمیٹی نے کم ووٹوں کے باوجود منتخب ہونے والے سینیٹرز کو طلب کر لیا۔ ویڈیو میں نظر آنے والے ممبران اسمبلی کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے۔ نوٹسز سینیٹر روبینہ خالد، بہرامند تنگنی جبکہ دلاور خان اور مشتاق احمد خان کو بھیجے گئے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ارکان وضاحت دیں کہ پارٹی ووٹ نہ ہونے کے باوجود وہ سینیٹر کیسے منتخب ہوئے۔ 7 دن میں تحریری طور پر یا کمیٹی پیش ہو کر موقف دیں۔ سینیٹر وضاحت کریں کہ وہ ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث تو نہیں۔ الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق 16 امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، جس کے بعد خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 12 نشستوں پر 25 امیدواران کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ فہرست کے مطابق جنرل نشست پر تحریک انصاف کی طرف سے شبلی فراز، لیاقت ترقی، ذیشان خانزادہ، محسن عزیز اور فیصل سلیم امیدوار ہوں گے، جبکہ جنرل نشست پر تاج محمد آفریدی بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار ہیں۔ جنرل نشست پر JUI کے مولانا عطاء الرحمان اور طارق خٹک امیدوار ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کے عباس آفریدی، ANP کی ہدایت اللہ خان اور جماعت اسلامی کے عطاء الرحمان امیدوار ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر PTI کے ڈاکٹر ہمایوں اور دوست محمد امیدوار ہیں، جبکہ ٹیکنوکریٹ نشست پر پیپلز پارٹی سے فرحت اللہ بابر، ANP سے شوکت جمال اور جماعت اسلامی کے اقبال خلیل امیدوار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں، امیدواروں، الیکشن ایجنٹس اور پولنگ ایجنٹس کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے سینٹ انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق کے مطابق اسلام نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا یا رائے نہیں دی جائے گی۔ کوئی ایسی رائے نہیں دی جائے گی جو پارلیمنٹ عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی کے خلاف ہو۔ ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو بدنام کرنے کی کوشش سے اجتناب کیا جائے، ورنہ توہین کے مرتکب ہوں گے۔ کسی قسم کی کرپٹ یا غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بنا جائے گا۔ کسی سرکاری ملازم کی معاونت حاصل نہیں کی جائے گی۔ ضابطۂ اخلاق کے مطابق کوئی سرکاری ملازم کسی امیدوار کو نہ پروموٹ کرے گا اور نہ ہی کسی کے الیکشن میں رکاوٹ بنے گا۔ صدر گورنر سینٹ الیکشن مہم میں حصہ نہیں لیں گے۔ صدر اور گورنر اپنے دفاتر یا گھر الیکشن مہم کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سینٹ کے آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی۔ تحریک انصاف کے 9 منتخب سینیٹر اعجاز چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 10 کا الیکشن میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، انتخابی عمل کا عدم قرار دینے کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ کی طرح لاہور کے میڈیا کا، پریس کا شکر گزار رہا ہوں کہ میری بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میڈیا نے ہمیشہ مدد اور تعاون کیا ہے، اور میرا یہاں تک پہنچنا در حقیقت تحریک انصاف کے کارکنان کا سینٹ تک پہنچنا ہے۔ اصل سرمایہ کسی سیاسی جماعت کا اس کا سیاسی کارکن ہے، اور میری شکل میں اور میرے جیسے دوسرے دوست بھی اس وقت سینٹ میں گئے ہیں، ان کی شکل میں پاکستان کے لاکھوں کارکنان جو ہیں انشاءاللہ ان کی نمائندگی ہوگی۔ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے۔ جتنے بھی تحریک انصاف کے سینیٹر اکثریت میں انشاءاللہ العزیز آپ سینٹ میں دیکھیں گے، اس لیے عام آدمی کا دکھ درد سمجھتے ہیں، ان کے درمیان زندگی گزاری ہے، اور انشاءاللہ میں اس بات کا ہر دفعہ اعادہ کروں گا، ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ میری آواز سینٹ کے اندر عام آدمی کے لیے ہوگی، غریب کے لیے ہوگی، کسان کے لیے ہوگی، مزدور کے لیے ہوگی، اقلیتوں کے لیے ہوگی، اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں ہماری معاشرے کے اور سوسائٹی کے، ان کے لیے ہوگی، جن کے لیے انصاف حاصل کرنا بہت مشکل۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि डस का इंतखाब में बक्सा चोरी, अगवाकारी और कत्ल गारतगरी नाकाम हो गई। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम, मज़ाहमत और कानूनी काविशें कामयाब हुई हैं। परवेज रशीद का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुनसिफाना है कि डस्का में दोबारा पोलिंग कराई जाए, जिस पर वजीर आजम इमरान खान परेशान होंगे और उन्होंने अपील में जाने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का यह भी कहना है कि एक हल्के में नहीं जाली सादिक अमीन का पोल खोल दिया है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन की सियासी मुनाफकत हर गुजरते दिन के साथ अय्यां हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए हैं। बार बार मौक़िफ़ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना अपोजिशन की पहचान बन गया है। शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन के लिए वही फैसले काबिल कबूल हैं जो इनकी मंशा के मुताबिक हों। इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। साबित हुआ कि इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आजाद, खुद मुख्तार और फाल है। फिरदौस आशिक खवान ने कहा कि माजी के शोबाजों ने माँ और बच्चा की सेहत के मंसूबों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। बुज़ार हुकूमत जचा बच्चा की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक खवान ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, बुज़ार हुकूमत ने जचा बच्चा की सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए मजीद 5 मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पतालों के क़याम की मंजूरी दे दी। इनका कहना था कि सियालकोट, राजनपुर, लिया, बहावलनगर और अटक में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पतालों के क़याम के मंसूबों पर तकरीबन 28 अरब रुपए लागत आएगी। फिरदौस आशिक खवान ने मजीद कहा कि वजीर आला उस्मान बुज़ार जल्द इन अस्पतालों का संग बुनियाद रखेंगे। मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों के जल्द क़याम के लिए इंतजामिया को हिदायत भी जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन का खैर मकदम, कहा कि मुसलमानों को तदफीन की इजाज़त देने पर श्रीलंकन हुकूमत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से जांबहक मुसलमानों को तदफीन की इजाज़त देने पर श्रीलंकन हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। इमरान खान ने ट्वीट किया कि श्रीलंकन क़यादत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने पर उनका मशकूर हूँ। ख्याल रहे कि श्रीलंकन वजारत सेहत ने कोरोना वायरस से मरने वालों की तदफीन पर एक मुतनाज़ पाबंदी ख़त्म कर दी है। कोरोना वायरस से 32 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,804 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,77,482 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,541 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,70,222, सिंध में 2,57,408, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,956, इस्लामाबाद में 44,032, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,101 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 88,73,741 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,849 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,42,393 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 1,558 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने कहा कि जमात इस्लामी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने के लिए निकली है। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि शहर लाहौर की बेदारी के लिए जमात इस्लामी का कारकुनान पुरअज़्म है। शहर लाहौर को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। मुआशरे में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बदी और बुराई का हर मुहाज पर मुकाबला किया जाएगा। अवाम के मसाइल का हल सिर्फ शेरे नहीं, निज़ाम को तब्दील करने में है। और अब खबर है पत्तोकी से। पत्तोकी थाना सराय मुगल पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग सरखाना 4 साथियों समेत गिरफ्तार। डकैत गैंग से 10 लाख नकदी, दूसरी जानिब मोटरसाइकिलें और भारी मिकदार में जदीद असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, ननकाना और साहिवाल में पुलिस के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी। जी बिल्कुल जवाब डीपीओ कसूर महाराज किश्वर की हदायत पर और डीएसपी पत्तोकी इकराम खां की निगरानी में थाना सराय मुगल के एसएचओ अब्दुल रशीद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के सरगना को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जा से 10 लाख रुपए
नकदी, तीन मोटरसाइकिल और नजायज असला और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिए। इस मौके पर डीएसपी पतोकी इकराम खां का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ये मुलजमान कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, ननकाना और साहिवाल पुलिस को दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे, जो कि दहशत की लामत समझे जाते थे। और इसी गैंग ने 2 माह कबल थाना सराय मुगल के इलाके में एक घर में डकैती की वारदात की थी, जिसमें घर में मौजूद 10 लाख रुपए नकदी और दीगर माल मसरूका लूट कर फरार हो गए। डकैत गैंग से रिकवरी की गई नकदी रकम और दीगर माल मसरूका मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दिया गया है। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ कसूर मरान किश्वर की तरफ से तश्कील दी गई स्पेशल टीम के लिए नकदी इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। जी जवाब। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। और अब खबर है शांगाबांगा से, जहां पर डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकू घर से 3.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर डाकुओं का खातून पर तशद्दुद, एक डाकू ने बुर्का पहन रखा था। शांगाबांगा में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार आए डाकू जब घर से 3.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर डाकुओं का खातून पर तशद्दुद, एक डाकू ने बुर्का पहन रखा था। शांगाबांगा में यह वाकया पेश आया डकैती का, जिसमें मोटरसाइकिल सवार डाकू घर से 3.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर डाकुओं का खातून पर तशद्दुद, एक डाकू ने बुर्का पहन रखा था। शांगाबांगा में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकू घर से 3.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर डाकुओं का खातून पर तशद्दुद, एक डाकू ने बुर्का भी पहन रखा था। शांगाबांगा में डकैती की वारदात के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना अदनान रसूल से। जी राना अदनान रसूल। शुक्रिया। थाना शांगाबांगा की हदूद में डाकू राज बरकरार। शांगाबांगा और इसके गिरदोनवा में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। शांगाबांगा और उसके गिरदोनवा के इलाके डाकुओं के रहमो करम पर जब के मकामी पुलिस टीम पकड़ के शाबाश लेने में पता चलो शांगाबांगा की हदूद नामी शख्स के में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई, जिसमें आमलूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्ले डाकुओं ने असलहे के जोर पर घर में दाखिल होकर अहले खाना को बेरकमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी और घर में मौजूदा 3.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूटकर अहले खाना पर तशद्दुद करते हुए बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मैं आपको मजीद बताता चलो कि गुज़श्ता रोज भी राजधानी के 7 वारदातें हुई है, जिसमें एक शहरी को 30,000 से महरूम कर दिया गया, 5 फरोश को 50,000 नकदी और एक मोबाइल से महरूम कर दिया गया था। बर्गर पॉइंट वाले को 17,000 से महरूम कर दिया गया था। उसमें बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से तंग अवाम ने डीपीओ कसूर आईजी पंजाब से लेने का मुतालबा किया और कहा है इनकी चोरी की पर काबू पाए ताकि ले सके। बहुत शुक्रिया राना अदनान रसूल तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। इस वक्त आपको बराह रास्त पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से चलते हैं, जहां पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।